भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, वो तकरीबन $200 मिलियन, $200 मिलियन दे रहे हैं डेवलपमेंट के लिए किर्गिस्तान की गवर्नमेंट को। मेरा ये मत है कि चाइना का जितना राइज होना था वो हो चुका है। अब चाइना जो है वो डिक्लाइनिंग पावर है कि कंट्रीज डीकपल होने की कोशिश कर रही हैं चीन की सप्लाई चेन से। अब एप्पल कह रहा है कि वो हिंदुस्तान में अपनी बेस बनाना चाहता है, उसी प्रकार से एलोन मस्क भी कहते हैं कि टेस्ला की जो बेस है वो भी हिंदुस्तान में बनाना चाहते हैं। चाइना इतनी जल्दी बूढ़ा हो रहा है। अब चाइना का भी वो मसला है और फिर ऊपर से चाइना का अपना एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो सब चल रहा है। $5 ट्रिलियन के जो डेट्स हैं और जो चाइना की अपनी जो इकोनॉमी है को ऑलमोस्ट $15 ट्रिलियन है, उसका 1/3 है। क्योंकि चाइनीज कंपनीज ने चाइनीज गवर्नमेंट के कहने से पैसे इन्वेस्ट किए थे और अब वो कह रहे हैं कि हमारे पैसे वापस नहीं मिल रहे। हेलो दोस्तों, और अभी अचानक पूरी दुनिया के अंदर चाइना की इकोनॉमी को लेकर के चर्चा हो गया है, क्योंकि जिस तरह से अचानक ही चाइना की इकोनॉमी में ठहराव आया है और जो बढ़ता हुआ चाइना था उसके अंदर एक ब्रेक लगा है, और उस ब्रेक का बड़ा कारण है जो कोविड-19 के बाद दुनिया के दोस्तों ने रिएक्ट किया चाइना के ऊपर और चाइना से अपनी अपनी कंपनियों को निकालने की कोशिश में लगा हुआ है। साथ ही साथ चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश में लगा हुआ है, और उसके साथ साथ चाइना की सबसे बड़ी कंपनी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसका डूब जाना, उसका 5 ट्रिलियन डेट में होना, यानी 5 ट्रिलियन समझ सकते हैं कि जो इतनी अमाउंट है जो कि चाइना का 1/3 हिस्सा है, और उसके साथ साथ चाइना का अपने पड़ोसी देशों से पंगा लेना, कहीं न कहीं यह सब मिलाकर के एक अक्यूमुलेटिव इफेक्ट बन करके चाइना की इकोनॉमी के ऊपर कहर बन के टूट पड़ा है, और यहीं से चाइना की जो एक राइजिंग पावर थी वह अब डिक्लाइनिंग पावर में शुरुआत हो गई है। और उसके बाद जिस तरह से अमेरिका का डिटर्मिनेशन है कि चाइना का रोकना है, तो आने वाले सालों में हो सकता है कि चाइना का जो ग्रोथ एक इतिहास बन के रह जाए। भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उन्होंने अभी कज़ाकिस्तान में एक विजिट किया है, बल्कि इस वक्त वो वहाँ पे मौजूद है जहाँ वो तकरीबन $200 मिलियन, $200 मिलियन दे रहे हैं डेवलपमेंट के लिए किर्गिस्तान की गवर्नमेंट को। देखें, किर्गिस्तान का बॉर्डर जो है वो चाइना के साथ लगता है, और और चाइना के साथ लगने की वजह से इसकी जो रेलेवेंस है वो बढ़ जाती है, और कहा जाता है कि इंडिया की जो पहली ओवरसीज मिलिट्री बेस है वो भी सेंट्रल एशिया में है, ताजिकिस्तान में। तो अभी जो ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के आपस में इनकी बाउंड्रीज भी मिलती हैं, और ताजिकिस्तान जो है वो भी चाइना के साथ उसका बॉर्डर है, और ये दोनों चाइना के नेबरिंग कंट्रीज हैं। ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है इंडियन पॉलिसी मेकर्स और पॉलिसी साजों के सोच में। और अभी इंडिया के 2 व्यूज हैं इस रीजन को, सेंट्रल एशिया को देखने के। अब सेंट्रल एशिया ममालिक में दे आर गोइंग फॉर चाइना, दे आर गोइंग फॉर पाकिस्तान। एक व्यू तो ये है कि भाई ये चाइना के बॉर्डरिंग नेशंस हैं, लेकिन इंडिया इज गोइंग देयर विद द मनी। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया ये समझता है कि अगर हम श्रीलंका पे पैसे लगा रहे हैं, सार्क ममालिक में पैसा लगाएंगे, सेंट्रल एशियन ममालिक में पैसा लगाएंगे, तो हम चाइना के इन्फ्लुएंस को भी टोन डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं। दे कैन गिव एन इम्प्रेशन कि एटलीस्ट दे वोंट लिसन टू चाइना ऑल टुगेदर। वन थिंग, they won't listen to Pakistan altogether। तो हमें ये नहीं है कि इंडिया को चीज़ों को उनको मद्देनजर रखना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड इंडिया जो है वो सिर्फ अमेरिका के साथ मिलके वो दे अंडरस्टैंड के इंडो पैसिफिक में तो अमेरिका शायद हमारी उस तरह मदद करेगा, लेकिन ये जो रीजन है सेंट्रल एशियन कंट्रीज या सार्क, टेक्निकली तो सार्क डिसफंक्शनल है, लेकिन ये दे आर गोइंग टू हेल्प देम अ लॉट विद दिस आइडिया। एंड और पर्टिकुलरली ये जो खास करके क्वाड ने इंडिया का जो स्टेटस एनहेंस किया है, और फिर वो अपने आप को कहते हैं कि हम जो है वो दुनिया की जो वैक्सीन फैक्ट्री है दुनिया की, और ये हुआ भी है कि वैक्सीन बड़ी दुनिया में इंडिया से गई है। तो इंडिया इज गेटिंग दैट सॉफ्ट इमेज जिसके लिए दे हैव वर्कड अ लॉट। लेकिन हमारे लिए हम चैलेंजेस मजीद बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए ये है कि हम आज तक रशियन प्रेसिडेंट का ट्रिप भी पाकिस्तान नहीं करवा सके। सो आप ये देख लें कि पूरे रीजन पे इंडिया इज फोकसिंग। मेरा ये मत है कि चाइना का जितना राइज होना था वो हो चुका है। अब चाइना जो है वो डिक्लाइनिंग पावर है। जो गिरता हुआ पावर होता है ना,
वो हमेशा उग्र होता है। तो ये उग्रता दिख रही है मुझे चाइना के अंदर। देखिए, चाइना ने जो अपनी इकोनॉमी का डेवलपमेंट किया ना रोहित जी, वो एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बनाया और जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट बना। आप पूछते हैं कि 1 साल में क्या होगा, तो 1 साल में बहुत कुछ परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन अगले 5-7 साल और 10 साल में बात करें तो दुनिया की कंट्रीज डीकपल होने की कोशिश कर रही हैं चीन की सप्लाई चेन से। क्योंकि इसकी शुरुआत होती है कोरोना में। हमने जो देखा जिस प्रकार से वहां पहले चीजें शट डाउन हुई तो दुनिया भर में सप्लाई चेन डाउन हो गई और सारी प्रोडक्शन यूनिट्स परेशानी में आ गई, बंद होने की कगार पर पहुंची। और जिस प्रकार से चाइना उग्रता दिखा रहा है, तो अब वेस्ट भी जो है, देखिए मत भूलिए इस चीज को कि अमेरिका के कंधों पर सवार होकर चाइना यहां तक पहुंचा इकोनॉमिकली। अब वो कंधे उसको उठाना नहीं चाहते। अमेरिका एक बूढ़ा शेर है, लेकिन सब मिल जाते हैं। जब अमेरिका मिल जाता है, हिंदुस्तान मिल जाता है, ब्रिटेन मिल जाता है, ऑस्ट्रेलिया जापान मिल जाता है, तो वो शेर बहुत ताकतवर है और उसकी इकोनॉमी जो है चीन से ज्यादा लाइवली है, क्योंकि वो ओपन मार्केट पर है। ये चाइना का जो कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म है उसकी एक सीमा है। अब देखिए कि चाइना की 30% जीडीपी जो थी वो डिपेंड करती है रियल एस्टेट पर। रियल एस्टेट इज इन अ वेरी बैड शेप इन चाइना राइट नाउ, स्पेशली आफ्टर एवरग्रांड क्राइसिस। अब एप्पल कह रहा है कि वो हिंदुस्तान में अपनी बेस बनाना चाहता है, उसी प्रकार से एलोन मस्क भी कहते हैं कि टेस्ला की जो बेस है वो भी हिंदुस्तान में बनाना चाहते हैं। तो ये एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी जो थी उसको डेफिनेटली बड़ा डेंट पड़ेगा और इससे चीन की अर्थव्यवस्था को बहुत हद तक बाधित होगी। दूसरी चीज जो है ना, जो पॉपुलेशन का जिसको कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड जो था चीन का, वो खत्म हो चुका है। चाइना इतनी जल्दी बूढ़ा हो रहा है। फिर जो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनने के लिए उन्होंने किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ है रोहित जी की 60% जो चाइना का वाटर है खुद उनकी सरकार कहती है ह्यूमन कांटेक्ट के लायक भी नहीं बचा है। आप समझ रहे हैं कि कहां जा रही है ये चीजें। फिर उन्होंने अपनी जो लैंड को खराब किया है इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनने के नाम पर। उससे हालात ये हो गए कि आज चाइना अपनी पॉपुलेशन को खाना खिलाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेन इंपोर्टर बन चुका है। और स्पेशली जब ग्लोबल सिस्टम जिसने आपको उठाया था या उठाने में मदद की थी, उठाया तो नहीं था, उठाने में मदद की थी, वो जब आपके एंटी खड़ा हो जाए और आपको नीचे लाना चाहता है, तो आप मानकर चले कि आपका देश जो है वो पतन की दिशा में जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चीनी इकोनॉमी इज इन शैम्बल्स विद इन डेकेड्स। तो चाइना को मुस्तकबिल नहीं है पाकिस्तान का। चाइना तो किसी भी कंट्री का मुस्तकबिल नहीं होता, चाइना तो हड़प कर जाता है। अब चाइना का भी वो मसला है और फिर ऊपर से चाइना का अपना एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो चल रहा है। वो उनकी जो बहुत बड़ी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो ऑलमोस्ट $5 ट्रिलियन के जो डेट्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो कॉज करेंगे। और $5 ट्रिलियन इतनी बड़ी रकम है कि यूरोप की बड़ी बड़ी जो इकोनॉमीज हैं जैसे जर्मनी, यूके, इवन जापान, इन मुल्कों की इकोनॉमी के ऑलमोस्ट बराबर है। और जो चाइना की अपनी जो इकोनॉमी है वो ऑलमोस्ट $15 ट्रिलियन है, उसका 1/3 है। तो चाइना पाकिस्तान के इस कंफ्यूज सर्कमस्टांसेस में कैसे पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, जबकि उसके अपने हालात भी काफी इस वक्त फाइनेंशियल डेट में चल रहे हैं। चैलेंज है चाइना। लेकिन सर साथ ही सी पैक के बारे में भी यही सुना गया है कि सी पैक को उन्होंने फिलहाल बंद कर दिया चाइना ने, क्योंकि चाइनीज कंपनीज ने चाइनीज गवर्नमेंट के कहने से पैसे इन्वेस्ट किए थे और अब वो कह रहे हैं कि हमारे पैसे वापस नहीं मिल रहे।